नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा एक बार फिर से आप सभी के साथ में जो आपकी बीएससी की फिज़िक्स है उसको लेकर के जुड़ा हूँ। तो अपने लास्ट क्लास के अंदर ऊष्मा गतिकी पढ़ रहे थे और इसके अंदर अपना जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था अपना कार्नो चक्कर तथा कार्नो इंजन। तो अपना टॉपिक था कार्नो चक्कर तथा कार्नो इंजन। ये लास्ट क्लास के अंदर अपना टॉपिक चल रहा था और कार्नो चक्कर के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि कार्नो चक्कर क्या होता है। एक उत्क्रमणीय चक्कर होता है जिसमें निकाय जो आपका विभिन्न अवस्थाओं से होकर के गुजरता है और लास्ट में फिर से क्या करता है, उसी अवस्था पर पहुंच जाता है। और अपने अगर बात करें इसकी कार्नो इंजन की, तो कार्नो इंजन के अंदर मैंने आप लोगों को 3 पार्ट कार्नो इंजन जो है उसके बता दिए थे और चौथा जो इसका पार्ट था वो भी बता दिया था। देखो, पहला पार्ट इसका ऊष्मा स्रोत था, दूसरा पार्ट इसका कार्यकारी पदार्थ था, तीसरा इसका सिंक था और चौथा जो था वो स्टैंड था। चारों की अपनी बातें कर ली थी। अब अपने जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं जो कार्नो इंजन है इसकी कार्य विधि। ठीक है, कार्नो इंजन के बाद में जो इसके पार्ट है वो पढ़ने के बाद में जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है उसका नाम क्या है, इसकी कार्य विधि। देखो, ये एक बड़ा टॉपिक है। अगर ये एग्जाम में पूछा जाता है कार्नो इंजन तो कंप्लीट 5 नंबर का टॉपिक आपको मिल जाएगा ये। तो कार्नो इंजन जो है इसकी जो कार्य विधि है या कार्य प्रणाली है इसे अपने 4 पार्ट में विभाजित करते हैं। देखो कौन से हैं। एक तो अपने इसमें अवस्था ए से बी आती है, अवस्था ए से बी आती है, फिर अवस्था बी से सी प्राप्त होती है और इस प्रकार से अपने अवस्था डी और फिर से अवस्था ए प्राप्त हो जाती है। यानी अपना निकाय ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी और लास्ट में डी से ए और फिर से पहुंच जाता है पॉइंट ए पर। तो कार्नो इंजन जो है उसकी कार्य प्रणाली 4 पार्ट में अपने विभाजित करते हैं। इसको अगर मैं थोड़ा मिला दूँ नीचे वाली लाइन से तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। इसे स्मॉल ए, इसे स्मॉल डी, फिर स्मॉल बी और स्मॉल सी, ये एक्स, ये वाई। यहाँ जो अवस्था है ये आप लोग लिख सकते हो पी ए वी ए, यानी यहाँ पर जो दाब और आयतन है वो पी ए और वी ए है। इस अवस्था पर देखें तो पी बी और वी बी, यहाँ पी सी और वी सी और इस जगह पी डी और वी डी है। अब देखो, अपने ये जो कार्नो चक्र है इसे 4 पार्ट में विभाजित किया है। देखो कौन कौन से। पहला जो पार्ट इसके अंदर आता है वो आता है समतापी प्रसार। अपने एक एक करके पढ़ेंगे, पहले आपको एक साथ बता देता हूँ सारों को। सबसे पहले इसमें क्या आता है, समतापी प्रसार आता है। समतापी प्रसार कौन सी अवस्था है, ये ए से बी तक की जो आपकी अवस्था है, यानी सामने आप लोगों को एक सूचक आरेख दिखाई दे रहा है, इस साइड पी है, एक सूचक आरेख आपको दिखाई दे रहा है जिसमें इस साइड क्या है, आयतन है और इस साइड क्या है, आपका दाब है। जो P और V के बीच में वक्र खींचा जाता है उसी को अपने क्या बोलते हैं, सूचक आरेख बोलते हैं। इस सूचक आरेख के अंदर आप लोग देख सकते हो कि ये जो सूचक आरेख आपने बना रखा है A से B तक का, ये सूचक आरेख जो है वो कौन सा है, ये समतापी प्रसार का है। यानी ये एक समतापी वक्र है। कौन सा वक्र, A से B तक का जो वक्र है कौन सा है, समतापी वक्र। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर निकाय का समतापी प्रसार हो रहा है। इसके बाद में दूसरा जो चक्र आता है वो आता है, दूसरी अवस्था जो है वो आती है रुदोसम प्रसार। इसके समतापी प्रसार के बाद में कौन सी अवस्था आती है, इसके बाद में आती है आपकी रुदोसम प्रसार। रुदोसम प्रसार कौन सी अवस्था है, ये बी से सी तक की जो अवस्था है, जो बी से सी तक की जो अवस्था है ये कौन सी अवस्था है, ये आपकी रुदोसम प्रसार की अवस्था है। और इसके बाद में जो सी से डी तक की अवस्था है वो तीसरी अवस्था है, कौन सी, समतापी संपीड़न की अवस्था। और ये आती है आपकी सी से डी। और कौन सा वक्र बनता है, यहाँ फिर से समतापी वक्र बन जाता है। पर फर्क क्या है,
ये दोनों वक्र प्रसार के, और जो लास्ट अपने बना रहे हैं कौन से, संपीड़न के। और चौथी जो अवस्था यहाँ पर आती है वो कौन सी आती है, वो आती है रुद्धोष्म संपीड़न की, रुद्धोष्म संपीड़न की। और ये आती है आपकी डी से ए तक की रुद्धोष्म संपीड़न, रुद्धोष्म संपीड़न। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि कार्नो जो चक्कर है इसकी कार्यविधि को अपने 4 पार्ट में विभाजित करते हैं। जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो कौन सा है, समतापी प्रसार का है। दूसरा जो इसका पार्ट है कौन सा है, रुद्धोष्म प्रसार का है। तीसरा जो पार्ट है इसका वो समतापी संपीड़न का है। और इसका जो चौथा पार्ट है वो कौन सा है, वो है रुद्धोष्म संपीड़न का। दूसरा, यहाँ से अगर वक्र की बात की जाए तो ये जो वक्र आपको ए बी दिखाई दे रहा है ये कितने ताप पर है, ये आप लोग मान सकते हो T1 केल्विन ताप पर है। क्यों, क्योंकि इस ताप के अंदर अपने सबसे पहले कहाँ पर है, अपने जो स्रोत है उस जगह। फिर अपने B से C तक की अगर बात की जाए तो B से C तक ताप जो वो T1 से बदल करके पॉइंट C पर जब पहुँचता है तो कितना हो जाता है, T2 केल्विन हो जाता है। ठीक है, रुद्धोष्म प्रक्रम है तो ऊष्मा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। फिर अपने C से D पहुँचते हैं, ताप कितना रखते हैं, T2 केल्विन रखते हैं। पर ध्यान क्या रखना है कि अब कौन सी अवस्था प्रारंभ हो जाती है, संपीड़न की अवस्था प्रारंभ हो जाती है। फिर अपने पहुँचते हैं D से A पर, और क्या हो जाता है यहाँ पर, रुद्धोष्म संपीड़न हो जाता है D से A, और अपने काम पहुँच जाते हैं, रुद्धोष्म संपीड़न वक्र में पहुँच जाते हैं। इस प्रकार से आपका जो कार्नो इंजन है वो कार्नो चक्र जो है वो चारों चक्र जो इसमें आपने बना रखे हैं, समतापी प्रसार का, रुद्धोष्म प्रसार का, समतापी संपीड़न का और रुद्धोष्म संपीड़न का, वो चारों जो वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो आगे, अब अपने एक एक चक्र की डिटेल से बात करेंगे और कुछ कैलकुलेशन भी है इसमें। देखो सबसे पहले अपने इसके अंदर जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो आता है समतापी प्रसार। ये चक्र फर्स्ट है, आप लोग लिख सकते हो प्रथम प्रक्रम, यानी ये कौन सा प्रक्रम है, ये आपका प्रथम प्रक्रम है, प्रथम प्रक्रम। ठीक है, प्रथम प्रक्रम किसका है, प्रथम जो प्रक्रम आपका वो है समतापी प्रसार का। तो समतापी प्रसार जो आपका हो रहा है वो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, वो A से B तक हो रहा है। ताप जो है वो कितना है, T1 केल्विन है। तो नाम क्या है इसका, समतापी प्रसार। यानी ताप क्या रखा जाएगा, ताप रखा जाएगा समान, समान ताप कितना, समान ताप रखा जाएगा T1 केल्विन। देखो ये चक्र कैसे प्रारंभ होता है, मैंने आपको बताया था कार्नो इंजन जो है उसके कितने पार्ट थे, 4 पार्ट थे। कौन कौन से थे, जो आपका पहला पार्ट था वो था ऊष्मा स्रोत। दूसरे के अंदर मैंने आपको बताया था कार्यकारी पदार्थ। देखो दूसरे के अंदर मैंने आपको बताया था कार्यकारी पदार्थ तथा यांत्रिक व्यवस्था। यांत्रिक व्यवस्था के अंदर अपने बात कर रहे थे एक सिलेंडर की, तो मैं सिर्फ सिलेंडर लिख रहा हूँ सामने, पर पार्ट इसका आपको वही लिखना है, कार्यकारी पदार्थ तथा यांत्रिक व्यवस्था। परंतु अपने सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी इसलिए यहाँ पर मैंने सिर्फ सिलेंडर लिख दिया है। तीसरे के अंदर आता है सिंक, और चौथे के अंदर आ जाता है स्टैंड। ठीक है, ये इसके 4 पार्ट है, यहाँ ध्यान रखना, कार्यकारी पदार्थ तथा यांत्रिक व्यवस्था ये वाला पार्ट है। और अपने इसकी बात नहीं करनी, अपने बात करनी है इन चारों की। तो ये जो प्रक्रम शुरुआत होती है, प्रक्रम की शुरुआत होती है इन दोनों से। यहाँ मैंने आपको बताया था कि आपके पास में क्या होता है, इस प्रकार का एक सिलेंडर होता है। ठीक है, सिलेंडर के अंदर लगा होता है एक पिस्टन, और ये जो दीवारें होती है इनको रखा जाता है पूर्ण तरीके से कुचालक। दीवारों को क्या रखा जाता है, कुचालक रखा जाता है। और यहाँ पर कार्यकारी पदार्थ के रूप में क्या भर दिया जाता है, आदर्श गैस भर दिया जाता है। और ये जो पार्ट यहाँ पर बना रखा है ये क्या होता है, पूर्णतः सुचालक होता है। तो सबसे पहले जो आपका समतापी प्रसार है, समतापी प्रसार के अंदर क्या किया जाता है, इस सिलेंडर को उठाया जाता है, और सिलेंडर को उठा करके ये जो आपका ऊष्मा स्रोत जो है, ऊष्मा स्रोत के ऊपर रख दिया जाता है। आई बात समझ में, यानी जो आपका समतापी प्रसार है ये प्रक्रम कैसे शुरू होगा, आपके पास में जो सिलेंडर है उस सिलेंडर को उठाना है और उठा करके उसे कहाँ रख देना है, उस सिलेंडर को रख देना है किस पर, ऊष्मा स्रोत पर। स्रोत क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये इस प्रकार का एक स्रोत होता है जिसका ताप कितना रखते हैं अपनी, इसका ताप रखा जाता है T1 केल्विन। ठीक है, इसकी ऊष्माधारिता अनंत होती है। ये पृष्ठ इसका क्या होता है, सुचालक होता है। तो इसे जब आप लोग इसके ऊपर रखोगे तो इस गैस का
ताप जो है यानी कार्यकारी पदार्थ जो है उसका ताप कितना हो जाएगा, T1 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, अपने इसके ऊपर दाब कम करेंगे, जैसे जैसे दाब कम करेंगे ये पिस्टन जो है वो क्या होगा, बाहर की ओर गति करेगा। जैसे जैसे ये बाहर की ओर गति करेगा, टेम्परेचर अपने फिक्स रखा हुआ है T1 केल्विन, इसकी दीवारें पूर्ण रूप से क्या है, कुचालक है, तो इसका टेम्परेचर T1 केल्विन होगा और दाब कम करेंगे तो यहाँ पर ये पिस्टन बाहर की ओर गति करेगा, तो गैस का यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है। देखो इस गैस का यहाँ क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है। प्रसार क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो पिस्टन है इसे अपने क्या कर रहे हैं, दाब कम कर रहे हैं। अगर आप लोग यहाँ पर दाब कम करोगे, देखो वक्र नीचे की ओर जा रहा है, तो अपने दाब क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। जैसे जैसे आप लोग दाब कम करोगे तो ये पिस्टन ऊपर की ओर गति करेगा। जब ये पिस्टन ऊपर की ओर गति करेगा तो इसके अंदर जो गैस है उसका क्या होगा, प्रसार होगा, यानी गैस का क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है। परंतु आपने इसे रखा कहाँ है, आपने रखा है इसे ऊष्मा स्रोत पर, और ऊष्मा स्रोत का ताप यहाँ पर आपको दिख रहा है कितना है, T1 केल्विन है। तो इसका ताप जब T1 केल्विन है तो यहाँ पर कौन सा प्रसार हो जाएगा, इसका यहाँ पर प्रसार हो जाएगा इसका समतापी प्रसार। ठीक है, कितने टेम्परेचर पर, T1 केल्विन पर। ठीक है, अब देखो आगे इसके अंदर जो आपका प्रथम प्रक्रम है इसमें क्या होता है, इसके अंदर आप लोगों को कार्य लिखना है, W1 लिख देना, और ऊष्मा का दान प्रदान हो रहा है तो क्या लिख दोगे, Q1 लिख दोगे। समतापीय किस प्रकार का है, समतापीय आपको पता है आंतरिक ऊर्जा किसका फलन होती है, ताप का फलन होती है। अगर आंतरिक ऊर्जा ताप का फलन है तो आंतरिक ऊर्जा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, और आंतरिक ऊर्जा में अगर परिवर्तन नहीं होगा तो W1 किसके इक्वल आएगा, Q1 के इक्वल आएगा। और अपने लिखेंगे इसे समाकलन A से B, और साथ में क्या लिख देंगे, PdV लिख देंगे। आपने क्या लिखा, W1 इक्वल Q1 किसके इक्वल, A से B और PdV के इक्वल। ये PdV वाला फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ चुके हैं। देखो यहाँ जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है A से B, क्या लिखा हुआ है, A से B लिखा हुआ है, और A से B हम लोगों ने जो लिखा है ये अवस्था के बारे में बता रहा है। ठीक है, क्योंकि जब समाकलन करोगे तो ये नहीं करना है कि आप लोग V को हटा दोगे और V की जगह A और B को रख दोगे, ऐसा नहीं है। ये A और B अवस्थाओं को दर्शा रहे हैं। ठीक है, जैसे अवस्था A से B की ओर बात करें तो A की जब बात की जाएगी तो जब A वाले मान रखेंगे तो P A रखा जाएगा या V A रखा जाएगा। जब B वाली अवस्था के मान रखे जाएंगे तो P B रखा जाएगा या V B रखा जाएगा। अब देखो आप लोग जानते हो PV बराबर क्या होता है, nRT होता है। PV बराबर क्या होता है, nRT होता है। किस प्रकार का प्रक्रम है, समतापी प्रक्रम है, और तापमान कितना है, T1 है। कितने केल्विन टेम्परेचर पर है ये T1 केल्विन टेम्परेचर पर है। तो अपने क्या लिखा, अपने लिखा PV बराबर nRT1। यहाँ से किसका मान चाहिए, P का, तो देखो nRT1 अपॉन V, और ये मैंने रख दिया इसकी जगह, तो ये बनेगा W1 इक्वल Q1 और किसके इक्वल, A से B nRT1 V और dV थे। फिर ये बनेगा W1 इक्वल Q1 इक्वल nR, इसे तो मैं बाहर की ओर रख देता हूँ और T1 को भी अपने बाहर की ओर रख देते हैं। तो ये बनेगा A से B और dV अपॉन V। अगर आगे इसे सॉल्व करूँ, यहाँ कर देता हूँ, ये बना W1 इक्वल Q1 और nRT1 और अगर इसके अपने आगे बात करें तो यहाँ देख सकते हो ये 1/V के समाकलन की बात करोगे आप लोग तो ये क्या आएगा, ये बनता है log V। इसका समाकलन क्या बनता है, log V। अब देखो B और A, तो अगर पूरा तो लिखो तो आप लोग ये लिख देना कि log V और यहाँ रख देना log A और B। ठीक है, तो फिर ये मान लिख देना और ये आ जाएगा W1 Q1 nRT1 और ये बनेगा log VB माइनस log VA, ये वाले लाइन। और इसे आप लोग लिख सकते हो W1 इक्वल Q1 nRT1 log VB अपॉन VA, ये बनेगा। ठीक है, देखो यहाँ मैंने आपको पहले ही बताया कि ये अवस्थाओं को दर्शा रहे हैं, ए और बी जो है किसको दर्शा रहे हैं, अवस्थाओं को दर्शा रहे हैं। तो समाकलन किया गया, यहाँ वी के अंदर मान रखने तो आप लोग क्या रखोगे, वी बी और वी ए। देखो अगर मैं यहाँ ए और बी भी रखता,
यानी मैं यहाँ सिर्फ बी रख सकता था और यहाँ सिर्फ ए रख सकता था। ये अवस्थाओं को दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो अगर अंदर वी की जगह रखना है तो रखोगे वी ए और वी बी। अगर पी की जगह रखना होता तो पी ए पी बी, ठीक है। तो सीधा अपने यहाँ से इसका समाकलन करके ये लिख सकते थे और ये लिख सकते थे। तो W1 या Q1 का मान कितना है, ये आया है nRT1 log VB/VA, ठीक है। ये आपकी आ जाती है यहाँ पर समीकरण 1। समीकरण 1 के अंदर आता है W1 = Q1 = nRT1 log VB/VA। ये प्रथम अवस्था जो आपकी है समतापी प्रसार की कंप्लीट हो जाती है। दूसरी अवस्था देखो, साथ के साथ आप लोगों को वहाँ ये भी ध्यान रखना था कि आपने जो मान रखा था, जिसे एक बार फिर से अगर बनाऊँ, आप लोगों ने लिखा था W1 = Q1 nRT1 log VB/VA। आपने ये रखा था यहाँ पर। साथ के साथ आप लोग ये भी देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि आप क्षेत्रफल की सहायता से भी क्या कर सकते हो, किए गए कार्य का मान ज्ञात कर सकते हो। अगर क्षेत्रफल की सहायता से करते तो आपको क्षेत्रफल लेना होता है PV वक्र का, ये PV वक्र, और दूसरा कहाँ से लेना होता है, ये आपको क्षेत्रफल लेना होता है PV वक्र और जो आपके पास में आयतन अक्ष है, PV वक्र और आयतन अक्ष जो आपके पास में सूचक आरेख में होता है, उन दोनों के मध्य जो क्षेत्रफल होता है, यानी ये जो आपका क्षेत्रफल है ये किसके बराबर है, इस किए गए कार्य के बराबर है। किसका क्षेत्रफल, AB का, A से B का, फिर अपने इस स्मॉल b का, फिर स्मॉल a का और फिर a का। इसके द्वारा जो क्षेत्रफल घेरा जाता है ए बी स्मॉल a और कैपिटल A, इसके द्वारा जो क्षेत्रफल घेरा जाता है वो किसके बराबर है, वो किए गए कार्य W1 के बराबर है। ये बात भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल आएगा, ये क्षेत्रफल आप लोगों को ध्यान रखना है किसके बराबर है, किए गए कार्य W1 के बराबर है। दूसरा देखो, दूसरा आपके पास में जो प्रक्रम है वो कौन सा प्रक्रम है, वो है रुदोषम प्रसार का। रुदोषम प्रसार, तो दूसरा प्रक्रम आपके पास में कौन सा है, रुदोषम प्रसार, या आप लिख सकते हो द्वितीय प्रक्रम। देखो ये कहाँ से कहाँ है, ये B से C तक का है, यानी आपके पास में जो B से C का वक्र है, B से C का जो वक्र है वो कौन सा वक्र है, वो रुदोषम वक्र है। किसके बारे में बता रहा है वो यहाँ पर रुदोषम प्रसार के बारे में बता रहा है। कौन सा वक्र, वक्र B से C, यानी BC वक्र किसके बारे में बताएगा आपको, रुदोषम प्रसार के बारे में बताएगा। रुदोषम प्रसार इसका कैसे किया जाएगा, देखो आपने सबसे पहले क्या किया था, समतापी प्रसार में आपने सिलेंडर को उठाया और कहाँ रख दिया, उसे ऊष्मा स्रोत पर रख दिया और आपने दाब कम करके क्या किया, प्रसार किया। अब आपको क्या करना है, आपके पास में जो ये सिलेंडर है, इसी सिलेंडर को आपको उठा करके ये इसका पिस्टन है, इस सिलेंडर को उठा करके अब आपको कहाँ रख देना है, अब ये जो आपका स्टैंड है इस स्टैंड के ऊपर रख देना है, यानी ये कुछ इस प्रकार से रखा जाएगा। फिर अगर इस स्टैंड पर आप लोग इसे रख देते हो तो ये स्टैंड है, और स्टैंड में आपको बताया कि जो स्टैंड है वो पूर्ण रूप से क्या है, कुचालक है। ऊष्मा का क्या है, वो पूर्ण रूप से कुचालक है। देखो इस प्रक्रम के अंदर क्या किया जाता है, इस प्रक्रम के अंदर जो आपका सिलेंडर है उस सिलेंडर को उठा करके स्टैंड के ऊपर रखा जाता है। और स्टैंड किस प्रकार का है, स्टैंड जो है वो आपका पूर्णतः कुचालक है। स्टैंड पूर्णतः कुचालक, और आपने इसे क्या किया, इस सिलेंडर को स्टैंड के ऊपर रखा और दाब क्या किया जाएगा, यहाँ पर दाब जो है वो फिर से कम किया जाएगा। देख सकते हो आप लोग B से C की ओर आ रहे हैं, दाब जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। दाब कम किया जाएगा, दाब कम होगा तो ये पिस्टन किस ओर गति करेगा, बाहर की ओर गति करेगा। अगर ये बाहर की ओर गति करेगा तो यहाँ पर इसका क्या होगा, प्रसार होगा। जब अपने फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे थे वहाँ पर क्या था, स्रोत था T1 केल्विन के साथ में, तो वो कौन सा प्रसार हो गया, समतापी प्रसार हो गया। पर यहाँ एक कुचालक स्टैंड है, इसकी सभी दीवारें पूर्ण रूप से कुचालक है, तब यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा रुदोषम प्रसार।
यहाँ क्या हुआ है, इसका रुद्धोष्म प्रसार हुआ है। तो स्टैंड जो है वो भी इंपॉर्टेंट आप देख सकते हो। स्टैंड क्यों इंपॉर्टेंट है कि जो रुद्धोष्म प्रसार किया जाता है वो किस पर रख करके किया जाता है, स्टैंड पर रख करके किया जाता है, क्योंकि स्टैंड जो पूर्ण रूप से कुचालक है, ये न तो ऊष्मा देगा और ना ही ऊष्मा लेगा। तो जैसे ही आपने इसे याद रखा तो ये जो कार्यकारी पदार्थ है इसका क्या होगा, यहाँ से रुद्धोष्म प्रसार होना शुरू हो जाएगा। इसका रुद्धोष्म प्रसार कब तक करवाना है, इसका रुद्धोष्म प्रसार तब तक करवाना है जब तक टेम्परेचर जो है वो T1 केल्विन से कम होकर के कितना ना हो जाए, T2 केल्विन तक ना हो जाए। यानी कब तक करवाना है, जब तक टेम्परेचर T1 केल्विन से कम होकर के T2 केल्विन ना हो जाए। T2 केल्विन होने का मतलब हो गया यानी जब तक आपको अवस्था बी से कौन सी अवस्था प्राप्त ना हो जाए, अवस्था सी ना प्राप्त हो जाए। यानी आपको इसे यहाँ से कहाँ तक लेकर के आना है, इसे आपको बी से पॉइंट सी जो है इस पॉइंट सी तक लेकर के आना है। तो ये आपका ये कौन सा प्रसार हो जाता है, रुद्धोष्म प्रसार हो जाता है। कैलकुलेशन देखो इसकी। एक तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो प्रक्रम है यहाँ पर कार्य कितना आएगा, W2 आएगा, पर ऊष्मा Q2 यहाँ नहीं आएगी। आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ कार्य W2 आएगा पर ऊष्मा नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये किस प्रकार का प्रसार है, रुद्धोष्म प्रसार है। ठीक है, आपको पता है कि रुद्धोष्म प्रसार में ऊष्मा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा, तो ऊष्मा वाला अपने पॉइंट नहीं लेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे, अपने कार्य वाला पॉइंट लिखेंगे। किसके बराबर, PdV के बराबर। अब देखो ये जो आप लोग बात कर रहे हो, ये बात कर रहे हो B से C की, अपने जा रहे हैं B से C की ओर। W2 इक्वल B से C और PdV। रुद्धोष्म प्रक्रम के अंदर आप लोग जानते हो कि रुद्धोष्म प्रक्रम की अवस्था समीकरण क्या होती है, रुद्धोष्म प्रक्रम की अवस्था समीकरण होती है PV की पावर गामा इक्वल K, PV की पावर गामा इक्वल K। ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास में जो रुद्धोष्म प्रक्रम होता है, जो रुद्धोष्म प्रक्रम होता है उस रुद्धोष्म प्रक्रम की अवस्था समीकरण होती है। ठीक है, ये क्या होती है, ये रुद्धोष्म प्रक्रम की अवस्था समीकरण होती है PV की पावर गामा इक्वल K। तो यहाँ से आप लोग क्या करोगे, यहाँ से आप लोग P का मान ज्ञात करोगे। तो P का मान देखो कितना आएगा, P इक्वल आएगा K/V की पावर गामा। P का मान कितना है, K/V की पावर गामा। इसे यहाँ रखो तो W2 देखो क्या बनेगा, W2 बनेगा अवस्था B से C और आपने रखा K/V की पावर गामा और साथ में dV। K को बाहर रखो, W2 इक्वल K और ये रखा B से C, V की पावर माइनस गामा और dV। इसे ऊपर की ओर ले जाएंगे तो V की पावर कितनी लिख देंगे, माइनस गामा। अब इसका किया जाएगा यहाँ पर समाकलन। देखो अगर नीचे लिखूँ तो आपको दिख जाएगी एक लाइन और, देखो W2 इक्वल K और V की पावर माइनस गामा प्लस 1 और माइनस गामा प्लस 1 कहाँ से कहाँ तक, B से C तक, माइनस गामा प्लस 1 और माइनस गामा प्लस 1। अब अपने B और C जो है इसके अंदर रख देते हैं। तो देखो ये क्या बनेगा, ये बनेगा W2 इक्वल K और V की पावर V C की पावर माइनस गामा प्लस 1। देखना यहाँ रखा V C की पावर माइनस गामा प्लस 1 और माइनस में V B माइनस गामा प्लस 1 और अपॉन में क्या आया, माइनस गामा प्लस 1। ठीक है, अब देखो ऊपर और नीचे, ऊपर वाली समीकरण में और नीचे वाली समीकरण में माइनस को लेंगे कॉमन। यहाँ से माइनस कॉमन लिया, एक बार देखना यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये तो बन जाता है प्लस का और ये बन जाता है माइनस का, और यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा तो ये बन जाएगा प्लस का और ये बन जाएगा माइनस का। ये माइनस और ये माइनस हो गए निरस्त, तो टोटल किसकी बची समीकरण, प्लस की। देखो यहाँ से और यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो जो माइनस के हैं वो प्लस के, जो प्लस के हैं वो माइनस के, और माइनस ऊपर वाले और नीचे वाले कैंसिल। तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो यहाँ माइनस का, ये माइनस का है जो प्लस का, ये माइनस तो प्लस, ये प्लस तो ये माइनस। आगे देखो, आगे इसे मैं ये लिख सकता हूँ कि ये जो लिखा हुआ है K को अंदर करें अपने मल्टीप्लाई, K के अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा W2 इक्वल K VB माइनस गामा प्लस 1 K VC माइनस गामा प्लस 1 और अपॉन में गामा माइनस
1। ठीक है, आपको पता है कि आपके पास में रुद्धोष्म प्रक्रम की अवस्था समीकरण क्या है, पी वी की पावर गामा, यानी आप लोग जब इसे लिखोगे पी वी की पावर गामा, पी वी की पावर गामा किसके इक्वल, के इक्वल अवस्था बी के लिए और अवस्था सी के लिए, दोनों के लिए नियतांक के है। क्यों? क्योंकि बी और सी जो है वो एक ही रुद्धोष्म वक्र पर है, बी और सी एक ही रुद्धोष्म वक्र पर है, इसलिए दोनों किसके बराबर है, के बराबर है। तो पी बी वी बी पावर गामा, पी सी वी सी पावर गामा किसके इक्वल, के इक्वल, दोनों मान रखते हैं। इसके साथ में तो ये मान रख देंगे और इसके साथ में अपने ये मान रख देंगे, तो W2 इक्वल बनेगा, ये रखो, ये बना पी बी वी बी गामा और वी बी माइनस गामा प्लस 1 माइनस पी सी वी सी गामा वी सी माइनस गामा प्लस 1 अपॉन गामा माइनस 1। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हो W2 इक्वल पी बी, ये देखो गामा से गामा कैंसिल हो जाएगा, घातें जुड़ जाएगी, तो माइनस गामा प्लस गामा 0, तो पी बी की पावर 1 माइनस यहाँ पी सी और ये देखो वी सी अपॉन गामा माइनस 1, ये गामा लिखा हुआ है देखना, गामा माइनस 1। तो W2 जो आपका किसके इक्वल है, W2 जो है वो पी बी वी बी माइनस पी सी वी सी और गामा माइनस 1 के इक्वल है। अब देखो, अब आप यहाँ क्या करोगे, यहाँ पर आप लोग लगाओगे, डायग्राम को हटा देता हूँ, आगे का आज होगा नहीं, अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसे। तो देखो अपने लिख सकते हैं पी वी बराबर एन आर टी, यानी पी वी बराबर एन आर टी, दो बार क्यों, क्योंकि एक बार टेम्परेचर T1 है, एक बार टेम्परेचर जो है T2 है। जब अवस्था B थी टेम्परेचर T1 था, जब अवस्था C थी टेम्परेचर T2 था। तो ये अवस्था B के लिए, ये तो नियतांक है, और ये अवस्था C के लिए, दोनों मानों को अगर मैं यहाँ रख देता हूँ तो देखो क्या बनता है, ये बनता है W2 इक्वल, सबसे पहले इसका मान रखना है, तो ये बना NR T1, इसका रखा माइनस का NR_T2, बाद में गामा माइनस 1, तो W2 इक्वल NR T1 माइनस T2 और गामा माइनस 1। ये किसका मान आ गया, ये W2 का मान आ गया। ठीक है, आपके पास में दो मान आ चुके हैं, एक अपने W1 का मान ज्ञात किया, दूसरा अपने W2 का मान ज्ञात किया। W2 का मान कितना है, ये है NR T1 माइनस T2, ये T2 लिखा हुआ है यहाँ, T2 अपॉन गामा माइनस 1, ये किसका मान है, ये W2 का मान है। ध्यान रखना ये सिर्फ W2 का मान है, Q2 का मान नहीं है। Q2 का मान आगे अपने ज्ञात करेंगे जब W3 का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर किसका मान ज्ञात कर लिया, किए गए कार्य W2 का मान ज्ञात कर लिया। ठीक है, थोड़ा टाइम बचा है, कुछ एक बातें आपको फिर से बता देता हूँ। अपनी बात कर रहे हैं रुद्धोष्म प्रसार की। रुद्धोष्म प्रसार के अंदर ये जो हम लोगों ने लिखा है, ये रुद्धोष्म प्रक्रम की अवस्था समीकरण है, जो दूसरी बुक आप लोग पढ़ रहे हो उसके अंदर आप लोगों ने इसे जरूर पढ़ा होगा, या 11वीं क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा है कि रुद्धोष्म प्रक्रम की अवस्था समीकरण होती है पी वी की पावर गामा इक्वल के। ठीक है, और ये पी की अगर बात की जाए तो के अपॉन वी की पावर गामा, इसे आप लोग इसकी जगह रख सकते हो, तो ये लाइन बनेगी आपके पास में वी की पावर माइनस गामा, इसे लिख सकते हैं अगर आप इसे ऊपर लेकर के जाओ। समाकलन करो, +1 जोड़ा +1 जोड़ा, इसे सोल्व किया, ये लाइन आपकी यहाँ तक बन जाती है। इसके बाद में आपने क्या किया है, इसके बाद में आप लोगों ने ऊपर और नीचे माइनस कॉमन लिया, माइनस यहाँ से कॉमन, माइनस यहाँ से कॉमन, वो माइनस और माइनस तो हो जाता है निरस्त। और यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि ये जो मैंने लिखा है, जो प्लस का है वो माइनस का बन गया, और जो माइनस का है वो प्लस का बन गया। ये टर्म प्लस की, ये टर्म माइनस की बन जाती है यहाँ पर। ठीक है, और फिर आपने क्या किया, ये जो के लिखा हुआ है इस के को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। और आपको पता है कि रुद्धोष्म प्रक्रम जो होता है उसके अंदर अपने इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो नियतांक है आपने वक्र देखा है वो B और C दोनों एक ही रुद्धोष्म वक्र पर स्थित है। पॉइंट B और C दोनों ही एक ही रुद्धोष्म वक्र पर स्थित है, इसलिए एक ही रुद्धोष्म वक्र पर स्थित होने के कारण उनका जो नियतांक है के वो रहेगा एक समान। तो यहाँ क्या रख दिया आपने, के रख दिया। जैसे ही आपने के रखा तो ये जो आपकी टर्म है B की जो टर्म है उसके साथ में तो आप B के मान रख दो, जो C की टर्म है उसके साथ में आप के कौन से मान रख दो, C के मान रख दो। इससे आपके